गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6 में पढ़ने जा रहे हैं पृथ्वी की प्रमुख इस्तिलाह स्वरूप। इसका भाग 1 पढ़ेंगे हम। ठीक है, जैसा कि हमने देखा है कि हमारी जो पृथ्वी है वो सभी जगह से समान नहीं है। कहीं वो उबड़-खाबड़ है, कहीं समतल है, कहीं पानी है। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी की जो इस्तिलाह पृथ्वी है वो अलग-अलग प्रकार की दिखाई देती है। तो इसका स्वरूप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखो, इसका स्वरूप जो इसका स्वरूप होते हैं वे दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। परिणाम स्वरूप बनते हैं। जो इसका स्वरूप होते हैं दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। जैसे हमें जानकर आश्चर्य होगा कि हमें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब हम ये जानेंगे तो हमें आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर हम खड़े होते हैं, मैदान जिस पर हम खड़े होते हैं, मैदान जो होते हैं जिस पर हम क्या होते हैं, खड़े होते हैं, उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। उसमें क्या होती है, धीरे धीरे गति होती जाती है, गति हो रही है। और पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति होती रहती है। लगातार क्या होती रहती है, गति होती रहती है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति होती रहती है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण आंतरिक क्रिया के कारण, प्रथम या आंतरिक क्रिया के कारण, प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर प्रथम या आंतरिक क्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर हो जाती है। पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है। ठीक है, उस पर उठ जाती है और कहीं धंस जाती है। और कहीं धंस जाती है। कहीं पे क्या होता है, वो धंस जाती है। तो देखो बच्चों, इसका स्वरूप की दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। हमने यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर हम खड़े होते हैं उसमें धीरे धीरे क्या हो रही है, गति हो रही है। और पृथ्वी के अंदर लगातार गति होती रहती है। प्रथम या आंतरिक क्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं पर तो ऊपर उठ जाती है, ये दो कारण हो गए, और कहीं पर क्या हो जाती है,
धस जाती है। तो इन दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप भी क्या होते हैं, स्तर स्वरूप बनते हैं। आया आपको समझ में कि किस कारण बनते हैं, कहीं पर पृथ्वी धस गई और कहीं पर पृथ्वी उठ गई। इन दो प्रक्रियाओं के माध्यम से क्या होता है, स्थलाकृति का निर्माण होता है, स्थल स्वरूप का। आगे इसी की जारी करके देखेंगे हम। तो बच्चों हमने देखा कि किस प्रकार से स्थलाकृति दो प्रक्रियाओं के माध्यम से बनती है और पृथ्वी के अंदर क्या होती रहती है, लगातार गतिविधि होती रहती है, यानी हलचल होती रहती है। दूसरी और बाह्य प्रक्रिया स्थल के दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने, स्थल के लगातार बनने, स्थलाकृति है जो लगातार बनने, स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह से टूटकर पृथ्वी की सतह से टूटकर पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने को क्या कहा जाता है, अपरदन कहते हैं। अपरदन कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी की सतह से जो टूट करके और घिस जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है, सतह नीची हो जाती है, नीची हो जाती है। निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा, निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा, निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। फिर से निर्माण होता है, इनका फिर से क्या होता रहता है, निर्माण होता है। और फिर से निर्माण होने के बाद ये दो प्रक्रियाएं, ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जलवायु ठीक है तथा बर्फ के द्वारा होती है। बर्फ के द्वारा होती है, ठीक है, जलवायु और बर्फ के द्वारा होती है। और हम विभिन्न स्थला स्वरूपों को स्थला स्वरूपों को
उनकी ऊंचाई व ढाल के आधार पर ऊंचाई व ढाल के आधार पर पर्वतों, पहाड़ों और मैदानों में वर्गीकृत करते हैं। मैदानों में वर्गीकृत करते हैं। तो देखो बच्चों, दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया है। ठीक है, पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं और अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है। जब टूट करके कोई चीज गिरेगी तो सतह नीची ही होगी ना, ऊंची चीज है वो टूटेगी और टूट करके जब गिरेगी तो गिरने के बाद में क्या होगी, घिस जाती है और वो अपरदन कहलाता है। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है। निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है और ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु, बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न शिला स्वरूपों को उनकी ऊंचाई, ढाल के आधार पर पर्वतों, पहाड़ों और मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो हम शिलाकृतियों को इन भागों में क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। कोई पहाड़ बनेगा, कोई पठार बनेगा, कोई मैदान बनेगा। अब सबसे पहले हम आते हैं पर्वत। पर्वत को देखते हैं, हम पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। पर्वत पहली स्थलाकृति है। पर्वत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये स्थलाकृति है बच्चों। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर, ऊंचे होते हैं ना पर्वत, शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। छोटा तथा आधार जो नीचे का है इसका आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र में बहुत ऊंचा होता है। बहुत ऊंचा होता है। ठीक है, आसपास के क्षेत्र में बहुत ऊंचा होता है और कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जो कुछ पहाड़ है वो बादलों से भी क्या होते हैं बच्चों, ऊंचे होते हैं। और ऊंचे होने के कारण जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे जैसे हम कहाँ जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, जलवायु ठंडी होती जाती है। जलवायु ठंडी होती जाती है। ठीक है,
जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे जलवायु क्या होती जाती है, ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ, कुछ पर्वतों पर जमी रहने वाली बर्फ जमने वाली बर्फ की नदियां होती है। नदियां भी होती है। कुछ पर्वतों पर जमी रहने वाली बर्फ की क्या होती है, नदियां भी होती है, उससे नदियां बह करके आती है, तो नदियां भी होती है और उन्हें हिमानी कहा जाता है। उन्हें हिमानी कहा जाता है। जो नदियां होती है उनको हिमानी कहा जाता है, ठीक है, उन्हें हिमानी कहा जाता है। और यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत है ऐसे भी यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत है जो समुद्र के भीतर है। समुद्र के भीतर होते हैं। यहाँ कुछ ऐसे पर्वत है जो समुद्र के भीतर भी है, ठीक है, जिन्हें हम देख नहीं सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ की जलवायु कैसी होती है, कठोर होती है, इसलिए वहाँ पर लोग क्या नहीं कर सकते हैं, निवास नहीं कर सकते। और जो समुद्र के भीतर जो पर्वत होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है जहाँ कृषि और भूमि की कमी होती है। यहाँ पर क्या होता है, कृषि और भूमि की भी क्या होती है बच्चों, कमी होती है। तो ये देखा आपने, ठीक है। और अब इसके आगे हम इसी में देखेंगे। तो हमने देखा पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है, यह आसपास के क्षेत्र में बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं जलवायु ठंडी हो जाती है। कुछ पर्वतों पर जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है जिन्हें हम हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत है जो समुद्र के भीतर होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। आगे हम इसी में कंटिन्यू करते हैं, जैसे कि पर्वत में। तो बच्चों हमने पर्वतों के बारे में देख रहे हैं इसमें कि पर्वत किस प्रकार के होते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा पर्वतों के बारे में। हाँ, अब देखिए पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं। जिन्हें कि हम क्या कहते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। पर्वत एक, जैसे आपने देखा होगा कई पर्वत एक जैसे कतार में होते हैं, एक जैसी रेखा में होते हैं, एक क्रम में होते हैं, जिन्हें व्यवस्थित रहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, श्रृंखला भी कहते हैं, पर्वतों की श्रृंखला, ठीक है। बहुत से पर्वतीय तंत्र, बहुत से पर्वतीय जो तंत्र होते हैं, पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में
श्रृंखलाओं के क्रम में एक समान होते हैं, ठीक है, क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैले होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर तक क्या होते हैं, फैले हुए भी होते हैं, सैकड़ों किलोमीटर तक फैले होते हैं। और हिमालय आल्प्स पर्वतों के नाम है, हिमालय आल्प्स तथा, एक तो हिमालय हो गया, एक आल्प्स हो गया, और एंडीज क्रमशः एशिया, ठीक है, एशिया हो गया आपके, और यूरोप, दक्षिण अमेरिका, हो गया आपके, की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। इस तरह से किसमें है, पर्वतों की श्रृंखला के रूप में, तो सब क्या है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं। और पर्वतों की ऊंचाई में आकार में भिन्नता होती है, पर्वतों की ऊंचाई व आकार में भिन्नता होती है, आकार में क्या होती है, भिन्नता होती है, पर्वतों की ऊंचाई और आकार में क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है। तो आपने देखा बच्चों कि पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में भी होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई व आकार में भिन्नता होती है, एक जैसे नहीं होते पर्वत, इनके आकार में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। इसी में आगे हम कंटिन्यू करेंगे, पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा कि पर्वतों में श्रृंखला भी होती है, एक साथ कई सारे पर्वत होते हैं। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं, पर्वत तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार बताए गए हैं पर्वतों के। पहला है वलित पर्वत, ठीक है। दूसरा आपका हो गया वृक्षोत्थित पर्वत, ठीक है। तीसरा आपके हो गया ज्वालामुखी पर्वत, तो तीन प्रकार के पर्वत हो गए, वलित पर्वत, वृक्षोत्थित पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। तो पर्वत कितने प्रकार के हो गए बच्चों, तीन प्रकार के हो गए, ठीक है। हिमालय तथा आल्प्स पर्वत, हिमालय तथा आल्प्स पर्वत कैसे पर्वत है, वलित पर्वत है,
वलित पर्वत है और जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ होती है और जो इनके शिखर होते हैं ना बच्चों, वो कैसे होते हैं? इनके जो शिखर है वो शंक्वाकार होते हैं, मतलब शंख के आकार के बने हुए होते हैं, शंखाकार होते हैं। इनके जो शिखर होते हैं, जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई में शंखाकार होते हैं और सतह से कैसे होते हैं? ऊबड़ खाबड़ होते हैं। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। जो भारत में अरावली पर्वतमाला है उसे वलित पर्वत की क्या माना जाता है? श्रृंखला माना जाता है। मतलब जो अरावली पर्वतमाला है वो कैसी पर्वतमाला है? वलित पर्वत है। वो क्या कौन सी पर्वत है? वलित पर्वत है। तो मतलब वो जगह से तो ऊबड़ खाबड़ है और जो उसका शिखर है वो कैसा है? शंखाकार, यानी शंख के समान दिखाई देता है। उत्तरी अमेरिका के अल्पेशिया तथा रूस की यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। इनकी ऊंचाई कम है, बहुत पुराने वलित पर्वत है। जो आल्प्स पर्वत है यूरोप के, वो भी कैसे पर्वत माने जाते हैं? वलित पर्वत माने जाते हैं, जो कि क्या है? बहुत ज्यादा पुराने हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, आपने देखा होगा ना कई बार पर्वत टूटते दिखाई देते हैं, तो जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, विस्थापित हो जाता है तो वृक्षोदय पर्वतों का निर्माण होता है। तब क्या होता है? वृक्षोदय पर्वतों का निर्माण होता है। वृक्षोदय पर्वतों का क्या होता है? निर्माण होता है जब ऊपरी भाग, जब ऊर्ध्वाधर यानी ऊपरी भाग टूट जाता है, वहां से क्या हो जाता है? वो विस्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार के पर्वत बनते हैं। ऊपर उठे खंड को उत्खंड तथा नीचे दसे हुए खंडों को द्रोणिका वृक्ष कहा जाता है। देखो, ऊपर उठे खंड को, जो ऊपर से उठा हुआ होता है खंड, उसको उत्खंड कहते हैं। और जो नीचे धंसा हुआ भाग होता है, जो नीचे धंसा होता है खंड, जो नीचे दशा खंड होता है उसे द्रोणिका कहा जाता है। द्रोणिका वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो ऊपर उठे बात कर, जो खंड होता है उसको तो खंड कहते हैं और जो नीचे धंसा हुआ होता है खंड उसे द्रोणिका कहा जाता है। और इन्हें हॉस्ट और ग्रावेल भी कहा जाता है। ठीक है, इसे नीचे में धंसा हुआ भाग ग्रावेल कहलाता है और जो ऊपर वाला भाग होता है, जो ऊपर की तरफ, उसे उत्खंड होता है, उसे क्या कहा जाता है? हॉर्स कहा जाता है। हॉर्स कहा जाता है। ठीक है, यूरोप की राइन घाटी तथा वासवे पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है। इस तरह का पर्वत तंत्र वहां पर यूरोप में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया। आगे हम देखेंगे ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, 3 भागों में बांटा है ना पर्वतों को, तो अब हम ज्वालामुखी पर्वत के बारे में पढ़ रहे हैं।
ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी से जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं वो बच्चे ज्वालामुखी से की क्रियाओं के कारण बनते हैं। क्रियाओं के कारण बनते हैं। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं क्योंकि अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, ठीक है, माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा या ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। ये जो दोनों पर्वत है वो ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है, एक तो किलिमंजारो और एक फ्यूजियामा, ठीक है, जापान का एक अफ्रीका का है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं, पर्वत जल संग्रहकार होते हैं, बहुत सी नदियों का स्रोत भी पर्वत होते हैं, ठीक है, जल का संग्रह कारक भी होते हैं और पर्वत क्या करते हैं, बहुत सी नदियों के स्रोत होते हैं। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है, पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई, बिजली के उत्पादन में किया जाता है। जो पर्वत होते हैं उनके जो जल होते हैं उसके द्वारा क्या किया जाता है, बिजली प्राप्त की जाती है। और पर्वतों से हमें कई प्रकार की वनस्पतियां, जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए भी क्या होते हैं, जो पर्वत होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, दर्शनीय स्थल होते हैं। जो सैलानी होते हैं, आप देखते हैं घूमने फिरने जाते हैं तो वो कहाँ पर जाते हैं, पर्वतों पर ही जाते हैं। तो पर्वतों के पास क्या होते हैं, जो वन होते हैं उससे भी हमें कई प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की खेल जैसे कि पैराग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल है, ठीक है। और कुछ ऐसे स्थान होते हैं पर्वतों पर जो रमणीय दिखाई देते हैं, उस पर लोग क्या होते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। तो बच्चों आज हमने पर्वतों के बारे में पढ़ा, पहली स्थलाकृति इसकी पढ़ी, ठीक है। अब हम जो दूसरी है पठार स्थलाकृति वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसको आपको पढ़ना है, ये इसका भाग 1 है। धन्यवाद बच्चों।